गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो आपके पास चैप्टर नंबर 13 है उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जहाँ पे हम लोग वेव थ्योरी के फेलियर रीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपके पास। अगर ये वेव थ्योरी का फेलियर रीजन आपको समझना है तो इससे पहले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है और उसके जो रिजल्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आपके पास। तो ये देखते हैं कि वेव थ्योरी के फेलियर क्या थे। ध्यान दो बेटा कि जो वेव थ्योरी थी ये इंट्रोड्यूस कर दी गई थी 16th सेंचुरी के आसपास, और जबकि जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके पास हुआ था 18th सेंचुरी के अंदर आपके पास। तो मतलब कि 200 साल तक बिना एक्सपेरिमेंट के जो साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरी चलती रही, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो रियलिटी कुछ और निकली और उनकी जो साइंटिस्ट की जो वेव थ्योरी थी उनका कुछ पोर्शन गलत था। वो जो पोर्शन उनका गलत प्रूफ हुआ वही बना बेटा फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो वेव थ्योरी का फेलियर क्या था और दूसरा उस फेलियर का सही रिजल्ट क्या था जो हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिला आपके पास। यहाँ पे 3 बातें बोली गई आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे इनके शॉर्ट नोट पे बना रहा हूँ। एक तो लिखिए वेव थ्योरी और एक लिखा बेटा आपके पास एक्सपेरिमेंट आपके पास। देखो वेव थ्योरी का ऐसा कहना था कि अगर ये मेटल है और ये मेटल में फ्री ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वेव थ्योरी ऐसा कहती है कि जब इस पे जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की आप लाइट डालोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, बाहर आएगा। इसका मतलब ये है कि वेव थ्योरी का ये बोलना है कि जो इलेक्ट्रॉन की कौन बेटा काइनेटिक एनर्जी है वो उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। किसके अकॉर्डिंग बेटा, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट मैंने एक्सपेरिमेंटली क्या पढ़ा था आपके पास कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल आपके पास होती है। या स्टॉपिंग पोटेंशियल के एनर्जी के प्रोपोर्शनल था और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था बेटा वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल था आपके पास। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड किस पे करती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि उस लाइट की इंटेंसिटी पे। ये था सही रिजल्ट आपके पास। तो गलत क्या था, वेव थ्योरी ऐसा कहती है कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, बल्कि रियलिटी एक्सपेरिमेंट में क्या पता लगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती। वो काइनेटिक एनर्जी तो किस पे डिपेंड करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है आपके पास। आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऐसा कहती है a higher intensity of incident radiation should be emitted photoelectron of higher kinetic energy। अगर आपके पास जो इंसिडेंट जो रेडिएशन है वो उसकी इंटेंसिटी कैसी है, हायर है, तो वो एक हायर काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, इमिट करेगी। बट द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट स्टेट द काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये पता लगा था हमें कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती आपके पास। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। ये तो था इनका फर्स्ट फेलियर। सेकंड फेलियर क्या था बेटा आपके पास कि वेव थ्योरी का मानना ऐसा था कि ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको केवल सफिशिएंट इंटेंसिटी का लाइट चाहिए आपके पास। यहाँ जो आप लाइट डाल रहे हो अगर उसके पास सफिशिएंट इंटेंसिटी है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसके अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास। वेव थ्योरी ऐसा कहती है कि इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए केवल सफिशिएंट इंटेंसिटी चाहिए, फ्रीक्वेंसी हो या ना हो उससे इस इलेक्ट्रॉन के इमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है आपके पास कि ये मेटल का फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इंटेंसिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी चाहिए जिसको क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ जो लाइट डाल रहे हो उसके साथ इंटेंसिटी भी हो और उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हो, तभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलता है, बाहर। अगर इस लाइट के पास कोई इंटेंसिटी है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी इमिट नहीं होगा।
रियलिटी ये थी आपके पास। इसका मतलब ये जो वेव थ्योरी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने में क्या रही बेटा, फेल रही आपके पास। तो अकॉर्डिंग देखते हैं क्या लिखा गया आपके पास। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, नो मैटर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लाइट आप डाल रहे हो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास। वेव ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी, अगर आप जो लाइट डाल रहे हो उस वेव के पास क्या है, सफिशिएंट इंटेंसिटी आपके पास है, शुड एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इमिट कर देगा। द वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी किसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, ये इसका सेकंड फेलियर है। थर्ड फेलियर क्या है, ध्यान देना आपके पास। वेव थ्योरी ऐसा कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के अंदर 50 जूल एनर्जी लगती है। डेट मीन ये इस इलेक्ट्रॉन का क्या है बेटा, वर्क फंक्शन है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब वेव थ्योरी ऐसे कहती है कि जो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, जो रेडिएशन इंसिडेंट होगी, जो वेव यहाँ इंसिडेंट होगी आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन उस वेव की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा। मान लेते हैं आप में 100 जूल पर सेकंड एनर्जी इंसिडेंट हो रही है इस वेव के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी पूरी एनर्जी एक साथ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये इसका कुछ पार्ट, मान लेते हैं इसका अगर 10% पार्ट एब्जॉर्ब कर पाता है, इसका मतलब ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, 10 जूल। तो बताओ इलेक्ट्रॉन ने 1 सेकंड में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, 10 जूल, जो कि इसके वर्क फंक्शन से क्या है, कम है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर नहीं निकल सकता। रियलिटी तो यही है आपके पास। बट ध्यान देना यहाँ पे आप लोग कि वेव थ्योरी का ऐसा मानना है कि कोई बात नहीं, एक साथ इतनी एनर्जी नहीं मिल रही तो क्या हुआ, इसको थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो मिल रही है। ये 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो अगले 1 सेकंड में 10 जूल और करेगा, फिर अगले 1 सेकंड में 10 जूल, फिर अगले में 1 जूल, फिर अगले में 10 जूल और करेगा। और इस तरीके से 5 सेकंड बाद इसके पास कितनी एनर्जी कलेक्ट हो जाएगी बेटा, 50 जूल आपके पास। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास 50 जूल एनर्जी कलेक्ट होगी, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ इमिट हो जाएगा बेटा, आउटसाइड द मेटल। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका आपके पास। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कुछ क्या लगा बेटा, टाइम लेग। यहाँ वो टाइम लेग कितना है, 5 सेकंड का। ऐसा किसका मानना है बेटा, वेव थ्योरी का। फिर से सुनो, वेव थ्योरी क्या कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इंसिडेंट रेडिएशन और इंसिडेंट वेव की कुछ एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर उस एनर्जी को कलेक्ट करता है। तो कलेक्ट करने में तो कुछ टाइम लग जाता है। जब इसके पास सफिशिएंट एनर्जी कलेक्ट हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ इमिट हो जाता है, आउटसाइड द मेटल। इसका मतलब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को इमिट होने में कुछ टाइम लेग होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि अगर ये मेटल का इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप इसके वर्क फंक्शन या उसके ज्यादा एनर्जी देते हो, मान लीजिए आपने इसको एनर्जी दी 200 जूल और इसने सडनली इसमें से 50 जूल एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, इससे ज्यादा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो ये इलेक्ट्रॉन अब टाइम लेग नहीं लेगा, इंस्टेंटेनियसली कहाँ आ जाएगा बेटा, आउटसाइड द मेटल। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में कोई टाइम लेग नहीं होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है तो इंस्टेंटेनियसली आएगा, नहीं तो बाहर ही नहीं आएगा। ऐसा किसका कहना है बेटा, वेव थ्योरी का। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आपको कुछ नैनो सेकंड का टाइम लगता है आपके पास। ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। मतलब एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कोई टाइम लेग नहीं होता, बट वेव थ्योरी ऐसा कहती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कुछ टाइम लेग्स होता है। इस बात को समझे, क्या लिखा गया है, according to wave theory the electron absorb the very small amount of energy of incident radiation or wave। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन और वेव का स्मॉल अमाउंट एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है आपके पास। सो इट शुड रिक्वायर्ड ए फाइनाइट टाइम टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए कुछ फाइनाइट, कुछ फिक्स वैल्यू ऑफ टाइम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बट द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है वो इंस्टेंटेनियसली होता है और कितने टाइम में हो जाता है, इन नैनो सेकेंड में। तो इस बात के लिए मैं एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जैसे हम लोग तो राजस्थान से हैं, तो रेत हम सबको पता है। मान लीजिए आपने क्या किया, एक क्यारी बनाई ऐसी, ठीक है, और क्यारी पे इतनी बड़ी मोटी मोटी बॉर्डर बना दी। ये जो क्यारी है वो रेत की बनी हुई है, डेजर्ट की जो रेत है ना उससे बनी हुई है आपके पास, ठीक है। आपके पास 50 लीटर के 2 कैन है, ठीक है। एक कैन का पानी के अंदर आपने आगे फवारा लगा रखा है, जैसे हम लोग पेड़ पौधों को पानी देते हैं ना, वैसा कुछ अरेंजमेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस 50 लीटर के पानी को उस क्यारी में छिड़क रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और मैं इस बात का इंतजार करता हूँ कि कब वो क्यारी ओवरफ्लो हो और पानी कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आपने पूरा 50 लीटर पानी भी इस पर धीरे धीरे छिड़क दिया ना, तो वो जो क्यारी है उस पूरे पानी को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। वो कभी भी ओवरफ्लो होके बाहर नहीं निकलेगी। इसका मतलब इसको धीरे धीरे कितनी भी एनर्जी देते जाओ ये एब्जॉर्ब करता जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला आपके पास। ठीक इसी तरीके से अगर इस क्यारी में पानी का ओवरफ्लो आपको करवाना है, तो आपको वो जो 50 लीटर पानी है एक साथ उड़ेलना पड़ेगा। जब आप एक साथ उड़ेलोगे तो आपने उस क्यारी को इतना पानी दे दिया कि जो उसकी एब्जॉर्ब कैपेसिटी से क्या चला गया, ज़्यादा। अब पानी क्या करेगा, ओवरफ्लो होगा और बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब कि अगर आप इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी दे देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ इमिट हो जाता है बेटा, आपके पास आउटसाइड द मेटल। इसका मतलब उस क्यारी से पानी का बाहर निकलना है तो वो इंस्टेंटेनियसली होगा, धीरे धीरे नहीं होगा आपके पास। तो ये क्या था, आपके पास वेव थ्योरी का एक छोटा सा एग्जांपल था। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। राजस्थान बोर्ड इसको 2 या 3 बार क्वेश्चन में पूछ चुका है आपके पास कि एक्सप्लेन द फेलियर रीजन्स ऑफ वेव थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के नाम से, इस तरीके से पूछता है आपके पास। तो ये तीनों पॉइंट एज इट इज आपको लिखने हैं। अगर इनको शॉर्ट में याद रखना है तो ये मेथड बेस्ट है आपके पास। वापिस एक बार मैं रिकेप कर देता हूँ। वेव थ्योरी क्या कहती है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट यहाँ डालोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, बाहर आएगा। बट रियलिटी ये थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या कहती है कि वेव थ्योरी का ये मानना है कि इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए सफिशिएंट इंटेंसिटी चाहिए, फ्रीक्वेंसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। बट रियलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए इंटेंसिटी के साथ साथ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये जो वेव थ्योरी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की प्रेजेंस को एक्सप्लेन करने में क्या हुई, फेल। उसके बाद क्या बोला गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे जो लाइट इंसिडेंट होती है या जो वेव इंसिडेंट होती है उसका कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को क्या कर लेता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है आपके पास। इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में एक फाइनाइट टाइम लग जाता है। बट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली बाहर आते हैं लगभग नैनो सेकेंड के अंदर आपके पास। तो ये आज का एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू।